नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, कुछ दिन पहले की है, लेकिन खुलासा उसका कल ही हुआ है 28 को। प्रदेश है वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला है रामपुर, थाना है मिलक। तारीख थी 23 फरवरी 2025। 23 फरवरी 2025 की शाम को एक व्यक्ति गाड़ी से एक महिला को लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचा। फरीदपुर शायद वो हॉस्पिटल है, क्योंकि फरीदपुर सराय इनायत खां के जंगल के पास की घटना उसने बताई। ये बताया कि ये महिला कांस्टेबल रवि की पत्नी है, और जो जंगल बताई उन्होंने कि फरीदपुर इनायत खां के पास के एक जंगल में पति पत्नी कार से जा रहे थे, उन पर बदमाशों ने हमला कर दिया, कुछ सुंघा दिया और सारे इनके जेवर और सामान पैसे लूट लिए। डॉक्टर्स ने फौरन अटेंड किया ये सुन के कि ये कांस्टेबल की पत्नी है, लेकिन ये बताया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। शी वॉज ब्रॉट डेड। लेकिन अस्पताल वालों ने फौरन थाने को ये सूचना दे दी और बताया कि ऐसे ऐसे करके एक आदमी यहाँ आया है जो ये बता रहा है कि एक कांस्टेबल और उसकी पत्नी पर हमला हुआ, बदमाशों ने हमला कर दिया, और जिसमें कुछ सुंघाने के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई फरीदपुर इनायत खां जंगल के पास। ये सुनकर कि लूट भी हुई और कांस्टेबल की पत्नी की मृत्यु हो गई, घटना कुछ जैसे वो कहते हैं ना सीरियस थी, पुलिस वालों का मामला था। फौरन इंस्पेक्टर और बाकी सब लोग वहाँ पहुँच गए। पहले हॉस्पिटल जाके उसकी बॉडी को कब्जे में किया, और उसके बाद जो दोस्त कांस्टेबल का दोस्त जो उसको लेकर आया था उससे बातचीत की, और कांस्टेबल के उस दोस्त को साथ लेकर मौके पर पहुँचे। फरीदपुर इनायत खां जंगल के पास सड़क के से थोड़ा दूर एक बाग है। दोस्त ने बताया कि मुझे मेरे दोस्त कांस्टेबल रवि ने फ़ोन करके ये बताया था कि जल्दी आ जाओ, हमें बदमाशों ने घेर लिया है। उसके बाद मैं उसका फ़ोन मिलाता रहा, लेकिन उसका फ़ोन उठा नहीं। जगह उसने बता दी थी कि इसी रोड से आना, और यहीं हमको घेर रखा है फरीदपुर इनायत खां के जंगल में। मेरे वहाँ पहुँचने पर गाड़ी खड़ी हुई दिखाई पड़ी, उसके भीतर ये उसकी पत्नी बेहोश पड़ी हुई थी। मैंने सोचा सबसे पहले इसको यहाँ से हॉस्पिटल ले जाएं। मैं बार बार फ़ोन मिलाता रहा, रवि का फ़ोन नहीं उठा। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद जब डॉक्टर ने बताया कि इनकी मृत्यु हो गई, फिर मैंने बार बार मिलाया तो बड़ी मुश्किल से फ़ोन उठाया रवि ने, और उसने कहा कि जहाँ ये गाड़ी खड़ी थी उसी से थोड़ी दूर पर एक बाग में मैं भी पड़ा हुआ हूँ। मेरा शरीर निढाल हो गया है, मुझे कुछ सूंघा दिया गया था, मैं उठ नहीं सकता, और उसकी आवाज़ से कुछ मजबूरी सी लग रही थी। तभी पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भागकर मौके पर पहुंची, आसपास जाकर देखा तो कांस्टेबल रवि भी वहां पर जैसे वो कि मरणासन अवस्था में पुलिस को वहां मिला। खैर, थोड़ी देर बाद जब वो होश में आया तो पुलिस ने उससे बयान लेना शुरू किया, क्या हुआ था। उसने सब बातें बताई कि हम पत्नी के साथ यहाँ से यहाँ जा रहे थे, और फलाना हुआ ढिकाना हुआ, दो मोटरसाइकिलों से 4 बदमाश आए, ओवरटेक किया, गाड़ी को रोक लिया। इसके पहले कि वो कुछ पूछते या हम कुछ बताते, वो एक स्प्रे निकाल कर उन्होंने हम दोनों को बेहोश कर दिया। मैं चूँकि दूसरे वाली साइड में बैठा हुआ था, दरवाज़ा खोलकर मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी दूर पर जाकर मैं भी गिर गया, और मेरा पर्स जो रखा हुआ था उसमें पत्नी के गहने, घड़ी, ये सब बदमाश लूट कर ले गए। कहानी एकदम परफेक्ट थी। पुलिस को कोई इसमें डाउट नहीं था। फौरन उसी तरह की बात
लिख के और आगे विवेचना शुरू हुई। इसी बीच में मृतका मीना जिसका नाम था, उसके घर वालों को भी खबर भेजी गई कि इस तरह से उसके साथ ये घटना हुई है। उसके पिता जगदीश थाने पर आ गए। वो वहीं रामपुर के बखनौरी थाना क्षेत्र के शहजाद नगर की रहने वाली थी। तुरंत खबर हो गई और रात में ही वो थाने पर पहुंच गए। जगदीश ने थाने पर बताया कि साहब इस तरह से कौन सा बदमाश और क्या ऐसा कैसे करेगा, मुझे पता नहीं क्यों अपने दामाद रवि पर ही शक है। फिर पूरी बात बताई कि शादी के बाद से किस तरह से वो उसको परेशान करता था और इसके पहले भी 2 बार उसने हमारी बेटी को मारने की कोशिश की थी। 2015 में इनकी शादी हुई थी और गांव पास का ही गांव था सियारा, जहां का रहने वाला वो रवि था जो पीएसी में कांस्टेबल था। बड़ी तफसील से जब लड़की के पिता ने पूरी बात बताई और ये कहा कि साहब मैं एफआईआर कराऊंगा और आपसे ये अनुरोध है कि कृपया बॉडी का पोस्टमार्टम जरूर करा दें। पुलिस ने कहा कि साहब बॉडी को तो चोट के कोई निशान नहीं है, कहीं किसी तरह के, न गर्दन पे कोई निशान है, गला दबा के मारने की बात नहीं है, गाड़ी में बॉडी थी इसलिए आत्महत्या करने की बात नहीं है, पोस्टमार्टम से कुछ निकलने। उन्होंने कहा साहब मेरी रिक्वेस्ट है, जब हम हत्या की एफआईआर लिखाएंगे तो आपको पोस्टमार्टम कराना ही होगा। थोड़ी देर तक बहस हुई लेकिन जगदीश किसी कीमत पर मान नहीं रहा था। उसने एफआईआर हत्या की लिखवाई और हत्या की एफआईआर लिखवाने के बाद वो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया। अगले दिन 24 तारीख को जगदीश जी वो पहुंचे एसपी रूरल जो वहाँ के थे रामपुर के, उनके पास, श्री मुकेश चंद्र मिश्रा के पास, एसपी उत्तरी कहते हैं, और उन्हें पूरी बात बताई कि साहब ये देखिए पुलिस थोड़ा सा ना नुकर कर रही है, बड़ी मुश्किल से मेरी तहरीर ली है, हमारा मुकदमे की जो एफआईआर की कॉपी है वो भी अब तक नहीं दी है, हमें पूरा शक है कि मेरी बेटी को किसी बदमाश ने नहीं मारा है, ये सब इसी का ड्रामा होगा। अगर बदमाशों ने मारा भी होगा तो, या बदमाशों ने कोई कुछ किया भी है तो इसी के इशारे पर सब कुछ किया गया होगा। मुकेश मिश्रा जी ने फौरन थानाध्यक्ष से बात पूछी, मौके की पूरी सिचुएशन उससे पूछी, कौन कहाँ था, गाड़ी कहाँ थी, वो कहाँ मिला, महिला को कौन लेके गया, डॉक्टर्स ने क्या कहा। उनको भी ये संदेह हुआ कि ये सामान्य रूप से बदमाशों का हमला संभव नहीं है, क्योंकि वो इस तरह का इलाका है जहाँ रोड रॉबरी या इस तरह की घटनाएं बहुत रेयर या बहुत कम हुआ करती हैं। बहरहाल सबसे पहला काम उन्होंने किया, उस जगदीश प्रसाद यानी मृतका के पिता के सामने क्राइम ब्रांच को बुला के उसके रवि की सीडीआर निकालने के लिए कहा गया। 2 घंटे बाद रवि यानी कांस्टेबल रवि की सीडीआर भी निकल आई। सीडीआर में एक नंबर से हर दिन बहुत लंबी लंबी बात, 1-1 घंटे 1.5 घंटे की कॉल, देर रात 2 बजे तक की कॉल। सीडीआर देखते ही क्राइम ब्रांच के लोगों को भी समझ में आ गया और मुकेश मिश्रा जी को ये बताया कि ये नंबर हर हाल में इस रवि के किसी महिला मित्र का है। दिमाग वहीं खटक गया और फिर जब फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया उस नंबर का, तो वाकई वो रवि की महिला मित्र निकली। लेकिन रवि से फिर पूछताछ हुई और महिला मित्र से, उन्होंने इस सिलसिले में कोई भी जानकारी होने से इनकार किया। एसपी उत्तरी श्री मुकेश मिश्रा ने फौरन रवि का मोबाइल पैरेलल लिसनिंग पर लगवा दिया। 3 दिन बीते ही होंगे कि एक कॉल रवि के फोन पर आ गई और ये कहा कि बाकी के पैसे फौरन दे दीजिए। पेशगी के तौर पे आपने 60 दिए थे, बात 3 लाख की हुई थी, आप फौरन पैसा दे दीजिए, पुलिस इधर उधर चक्कर लगाना शुरू कर चुकी है। ये जैसे ही कॉल मिली वैसे ही क्राइम ब्रांच के लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि आखिरकार ये है कौन। और
इस पैसे की लेन देन का क्या मसला है। फिजिकल वेरिफिकेशन पे जतिन नाम का एक व्यक्ति निकला जिसके पास वो फ़ोन था। वो कंपाउंडर था और प्राइवेट एम्बुलेंस चलाता था। प्राइवेट एम्बुलेंस का बड़ा ज़बरदस्त धंधा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास आपको लाइन से सैकड़ों, मेडिकल कॉलेज के पास सैकड़ों सैकड़ों एम्बुलेंस मिलेंगी। मरीजों के साथ, तीमारदारों के साथ बदतमीजी करते हैं, आपस में यूनियन बना रखी है। मरीजों को दूर से लाकर और उसे डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक पर पहुँचाते हैं, उसका पैसा डॉक्टर से लेते हैं कि मरीज आपके यहाँ मैंने पहुँचाया है, मुझे पैसा दीजिए। तो ये, और वो जो उसके कंपाउंडर और ड्राइवर होते हैं वो बड़े शातिर होते हैं। हर जिले की कहानी है। मेरी जानकारी में, मेरी पोस्टिंग में कोई ऐसा जिला नहीं था जहाँ इन एम्बुलेंस वालों ने तमाशा न मचा रखा हो। बहरहाल ये पता लगा कि जतिन कंपाउंडर है और वो प्राइवेट एम्बुलेंस चलाता है। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की कि आखिरकार ये कौन से 3 लाख थे, कौन से 60,000 मिले और किस बात का पैसा तुम कांस्टेबल रवि से मांग रहे थे। पहले तो वो इनकार करता रहा, लेकिन जब वो रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन सुनाया गया तो फिर उसके होश फाख्ता हो गए। उसने कहा, साहब ये उन्हीं से पूछिए और फलाना है और ठिकाना है साहब, कुछ प्रॉपर्टी का मामला था, कुछ पैसा उधार लिया था। रवि को बुलाया गया। रवि से पूछा गया कि भाई ये तुमसे कौन सा बाकी पैसा मांग रहा था और कौन सा 60,000 तुमने इसको दिया था, बाकी का पैसा उसको क्या देना था और क्यों देना था। रवि ने फौरन पुलिसिया दिमाग लगाया। उसने कहा कि साहब एक प्लॉट का सौदा हुआ था, मैंने एक प्लॉट इसको दिलाया था और उसका 60,000 मैंने, एक प्लॉट मैंने इससे लिया था, उसका 60,000 रुपये इसे दिया था। वो प्लॉट 3 लाख रुपए में था, बाकी के पैसे की बात ये कर रहा है। लेकिन उन दोनों के बताने में जो अंतर आया, पुलिस को वहीं शंका हो गई। पुलिस ने जतिन से विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ की और जैसे ही पहले और दूसरे तीसरे राउंड की पूछताछ हुई, जतिन टूट गया। उसने फिर पूरी बात बताई कि दरअसल हुआ क्या था। उसने बताया, तीसरा आदमी और था इसमें जिसको आपको पकड़ना होगा, उसका नाम है शानू। शानू जो है वो रवि का दोस्त है। बिथरी के गांव सैदपुर खजुरिया निवासी का रहने वाला है और प्रेमनगर के माधोबाड़ी का निवासी था ये जतिन। उसने बताया कि बात ये रही होगी 18 फरवरी की। उसने बताया कि शानू जो है वो डेंटिंग पेंटिंग का काम करता है और अक्सर अपनी कार लेकर रवि के पास आया जाया करता था। 18 फरवरी 2024 को रवि ने शानू से पत्नी को रास्ते से हटाने की बात बताई कि मुझे इस औरत को, अपनी पत्नी को, इसे रास्ते से हटाना है। शानू ने कहा कि देखो, अगर गोली मारोगे हर हाल में पकड़े जाओगे, जेल चले जाओगे, नौकरी से बर्खास्त हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है। ऐसा कोई तरीका अपनाया जाए जिससे पोस्टमार्टम में कुछ ना आए, तुम्हारे ऊपर आरोप ना आए और तुम्हारा काम भी हो जाए। मैं एक आदमी तुमको इस काम के लिए ले आता हूँ, उससे मिलवाता हूँ। शानू ने मिलवाया जतिन से और कहा ये तुम्हारा काम कर देगा, कुछ भी पता किसी को नहीं लगेगा। जतिन ने कहा कि हम उसको मार भी देंगे और कोई पुलिस केस हो नहीं सकता क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आएगा। 21 फरवरी को शानू ने जतिन की मुलाकात कांस्टेबल रवि से कराई थी, लेकिन उसने छूटते ही कहा कि हमें इसके एवज में 3 लाख रुपए चाहिए। जतिन ने कहा कि मैं और मेरा दोस्त, इन दोनों को अगर आप 3 लाख रुपए दे दीजिए तो हम आपका काम कर देंगे। शानू और जतिन ने मिलके 3 लाख रुपए मांगे। उसने कहा कि ठीक है। जतिन ने यह कहा कि हमें
एक इंजेक्शन, कई दवाइयों को मिला के एक इंजेक्शन तैयार करना है। इंजेक्शन बहुत महंगे हैं और 60,000 रुपये पहले मुझे इंजेक्शन तैयार करने के लिए दे दीजिए। आप अपनी पत्नी को लेकर आइए, रास्ते में किसी बहाने से गाड़ी रोकिए, हम लोग उसे इंजेक्शन लगा देंगे, थोड़ी देर में ही वो मर जाएगी। कोई चोट नहीं आएगी बॉडी पर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ नहीं निकल सकता है और तुम पर कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। वही बताया कि सब दवाएं मिलके 50,000 की हैं और 10,000 रुपये हमारा आने जाने इकट्ठा करने का खर्चा है। बहरहाल 23 तारीख को प्लान किया रवि ने कि वो अपनी पत्नी मीनू को उसी की कार से लेके, शानू की कार से लेकर फरीदपुर इनायत खां के जंगल के पास पहुंचा। एक जगह पहुंचकर, शाम के समय की बात है, एक जगह पर पहुंचकर उसने गाड़ी रोक दी। पत्नी मीना ने पूछा, यहाँ गाड़ी क्यों रोकी है? उसने कहा, आओ प्लॉट देखना है, एक प्लॉट है यहाँ पर, सस्ते में मिल रहा है और हम उस प्लॉट को देखेंगे। थोड़ी देर खड़ा रहा, तभी शानू और जतिन वहाँ पर आ गए। रवि ने अपनी पत्नी को उनसे मिलवाते हुए बताया कि यही दोनों लोग प्लॉट दिखाएंगे। प्लॉट बहुत अच्छा है, सड़क के किनारे का है और सस्ता है। पूछा कि कहाँ है? उन्होंने कहा 1-1.5 किलोमीटर आगे है प्लॉट। रवि ने उनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी जैसे ही थोड़ी दूर पर चली, इन दोनों ने उसकी पत्नी को जोर से पकड़ लिया। गाड़ी तेजी से चल रही थी, दरवाजे बंद थे और वो शानू ने मीना के पैर पकड़े और रवि ने हाथ पकड़ लिया। जतिन ने मीना के गर्दन पर एक एक करके 7 इंजेक्शन, 1-1.5 मिनट में 7 इंजेक्शन गर्दन पर लगा दिए। 10 मिनट में ही महिला ठंडी हो गई। जब वो बिल्कुल उनको यकीन हो गया कि ये मर चुकी है, तभी रवि ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया कि बदमाशों ने हमला कर दिया है, हमारा सब लूट लिया है, फ़ौरन भाग कर आ जाओ। उसके बाद तो मैंने आपको बताया कि वो पत्नी को लेकर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी मृत्यु हो गई है। वो पुलिस जब आई, उसको ढूंढने लगी तो वो बाग में बदहवास सी अवस्था में मिला, लेकिन पूरा ड्रामा था, 100% ड्रामा था, ताकि पुलिस को उसकी थ्योरी पर यकीन हो जाए। पूछा गया, भाई आपने इसको क्यों मार दिया अपनी पत्नी को? जब ये पूछा गया रवि से, तो उसने वही जो सामान्य रूप से लोग अपनी पत्नी को मारने के बाद ये कहते हैं कि साहब इसका तबीयत खराब रहा करती थी, झगड़ालू बहुत थी, मेरे घर वालों से झगड़ा करती थी। ये 3-4 स्टेटमेंट हैं इस तरह के लोग जो बताया करते हैं। इसी तरह रवि ने बताया कि मेरी पत्नी बीमार रहती थी, मैं उसको डॉक्टरों को मैंने उसे दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन शानू डेंटर ने मुझे एक तांत्रिक का पता बताया। हम दोनों इसे उस तांत्रिक के पास दिखाने के लिए भी ले गए और तांत्रिक ने बताया कि इस पर ऊपरी साया है, लेकिन तांत्रिक के यहाँ भी ये ठीक नहीं हुई। इसी बीच मुझे एक दूसरी युवती से प्रेम हो गया, ऐसा कांस्टेबल रवि ने बताया। प्रेम हो गया और फिर उस युवती ने मुझ पर यह दबाव बनाया कि या तो अपनी पत्नी के साथ रहो या मेरे साथ रहो, दोनों वाला चक्कर नहीं चलेगा। इसने बताया कि तो बड़ी दिक्कत होगी। उसने कहा ठीक है, उसको अपने रास्ते से हटाओ, हम तुमसे शादी करने को तैयार हैं। कहने का मतलब ये कि रवि का कहना था कि मेरे ऊपर उस महिला ने दबाव बनाया कि मैं अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दूं, तभी उससे शादी की बात संभव है। ये बात, अच्छा, उसने भी यही बात बताई कि शानू ने यही कहा कि अगर गोली मारोगे तो फंसोगे। जतिन से मुझे मिलवाया ये कह के कि तुम्हारा कोई बाल नहीं बांका कर सकता, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा। जगदीश ने ये बताया कि साहब ये जो मृतका के पिता थे कि साहब हमारी बेटी की शादी 2015 में हुई थी। 2018 में रवि की तैनाती बरेली में पीएसी के 8वें बटालियन में हो गई और
तब से मेरी बेटी मीना अपने पति रवि के साथ पीएसी के सरकारी क्वार्टर में रहती थी और इन दोनों की 3 बेटियां थीं। इनमें से 2 मीना के मायके में रहती थी और सबसे छोटी वाली 4 साल की थी, वो अपने माँ बाप यानी मीना और रवि के साथ रहती थी। बड़ी बेटी की उम्र 8 साल, बीच वाले की 6 साल और सबसे छोटी की 4 साल है। उन्होंने ये भी बताया कि 2 बार इसने मेरी बेटी की गला दबाकर मारने की कोशिश भी की थी। एक बार तो रात में 11 बजे उसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया, भीतर से कुंडी बंद कर ली। कॉलोनी के बहुत से लोग इकट्ठा हुए, बातचीत हुई और दोनों परिवार बुलाए गए, तब जाके मामला सुलझा और उसके बाद मीना दोबारा अपने ससुराल में जाकर रहने लगी। अभी कल यानी 28 फरवरी को पुलिस ने इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया। रवि और जतिन और शानू तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसे जेल भेजने की तैयारी की गई या जेल भेज ही दिया होगा अब तक। आज की घटना, आज एक पुलिसकर्मी पति ने बहुत ही शातिराना ढंग से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बड़ी सफाई और चालाकी से यह हत्या की गई कि पीएम रिपोर्ट में कुछ भी ना आए और वो साफ साफ बच जाए। सिर्फ और सिर्फ इसका कारण था कि उस कांस्टेबल रवि का किसी दूसरी महिला से संबंध होना और वही महिला इसको अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने और उससे शादी करने का दबाव बना रही थी। एक दूसरा कारण भी था। रवि और मीना की शादी से 3 लड़कियां पैदा हुई, 8 साल, 6 साल और 4 साल। रवि और उसके परिवार को हर बार बेटे होने की उम्मीद होती थी। 3 लड़कियों के बाद रवि और उसके परिजन उसका तिरस्कार करने लगे और ये कहने लगे कि ये लड़कियां ही पैदा कर सकती है, इसे लड़के कभी नहीं होंगे, इसे बच्चे में कभी बेटा नहीं पैदा हो सकता। और घर वाले भी उकसाते थे कि तुमको दूसरी शादी करनी होगी, तभी हमारा वंश चलेगा, यानी तभी तुम्हें बेटा होगा जो आगे हम लोगों की वंशावली में अपना नाम दर्ज कराएगा। चालाकी का आलम ये कि दोस्त को फोन करके बताया कि बदमाशों ने घेर लिया है, अटैक कर लिया है। दोस्त पहुंचा तो बेहोश होने का नाटक वो घटनास्थल से थोड़ी दूर पर एक बाग में करता रहा। दोस्त ने जब उसकी पत्नी को देखा भाग के हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में उसे ब्रॉड डेड बताया गया और पुलिस को उसने बिल्कुल सटीक थ्योरी बताई कि हम पति पत्नी जा रहे थे, रास्ते में 2 मोटरसाइकिल से ओवरटेक करके 4 बदमाश आए, गाड़ी रुकवाया, शीशा नीचे कराया और शीशा नीचे कराते ही कोई स्प्रे डाल दिया और मेरी पत्नी मौके पर बेहोश हो गई। चूँकि इस तरफ से उन लोगों ने स्प्रे किया था, मैं दूसरा दरवाज़ा खोलकर सीधे भागा, लेकिन स्प्रे के उस दवा का असर इतना हुआ कि थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैं भी बेहोश होकर गिर गया और फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सिर्फ इतना याद है कि मैं भागते समय मैंने अपना जेब से मोबाइल निकाला और मोबाइल से अपने दोस्त को ये बता पाया कि तुम लोग चले आओ, मेरे कुछ लोगों को लेकर आओ, मुझे बदमाशों ने घेर लिया है। और फिर वही सब किस्सा कहानी के साथ उसका गहना ले गए, ये ले गए, वो ले गए। और रवि की इस कहानी पर सब ने यकीन किया। डॉक्टर्स ने भी यकीन किया, पुलिस ने भी इस थ्योरी पर पूरा यकीन किया, क्योंकि रवि सब चीज़ें जो पुलिस को चाहिए कि साहब ये जूता पहने हुए थे, काला पैंट पहने हुए थे, नीली जैकेट लगाए हुए थे, मुंह में मफलर बांधे हुए थे, ये सब 4 बदमाशों का हुलिया बताया और सारी बातें बताईं और ये भी बताया कि मैं किस तरह से गेट खोलकर भागा और बगीचे में पहुंचकर बेहोश हो गया। कहानी एकदम परफेक्ट थी, किसी को शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन मृतका के पिता ने जब कहानी बताई थाने पर जाकर, तो पुलिस के समझ में आया कि दाल में काला जरूर है। और अगले दिन वो इसीलिए, चूंकि पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने मुकेश मिश्रा जी एसपी जो तरी थे, उनसे जाकर पूरी बात बताई और ये भी बताया कि किस किस तरह से मुझे पूरी शंका है कि इसका पति रवि ही
क्योंकि पहले भी कई बार मारने की कोशिश कर चुका है। इसी ने हमारी बेटी की हत्या की है। उनको भी डाउट हुआ, उन्होंने सीडीआर निकाला। सबसे पहले उस सीडीआर के आधार पर उस महिला का पता लगा जिससे रवि के संबंध थे, लेकिन वो कुछ भी बताने से इनकार करती रही। तब रवि के फ़ोन को लिसनिंग पर लगाया गया और एक दिन वही फ़ोन आ गया 60,000 रुपये देने, बाकी का पैसा तत्काल देने के लिए। वो भी कुछ बहुत ज़्यादा जब नहीं बता पाया या नहीं बता रहा था जानबूझकर, तो रवि से पूछा गया। रवि ने उसका पूरा बचाव किया। अरे उन्होंने कहा साहब वो एक प्लॉट का पैसा था, प्लॉट खरीदा था, उसका पैसा इसको देना था, 60,000 दे चुका था, बाकी का पैसा देने की जिद कर रहा था, उसी का ये फ़ोन था, इससे और कुछ लेना देना नहीं है। बहरहाल पुलिस फिर अपने पर आ गई। श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हुई। सर्वोच्च श्रेणी की पूछताछ के बाद रवि और शानू, जिसको रवि और जतिन, जिसने 60,000 वाली वो बात कन्वर्सेशन में की थी, जो कंपाउंडर था, वो अपने पर आ गए और तब ये पूरी बात सामने आ गई कि दरअसल ये हत्या थी और कैसे कैसे ये हत्या की गई। देखिए, मीना ने रवि के बहुत अत्याचार सहे, लेकिन अपनी बच्चियों के लिए वो साथ नहीं छोड़ पाई रवि का। हालांकि यही उससे गलती हुई, उसे तत्काल साथ छोड़ देना चाहिए था जब अंतिम बार उसने उसको मारने की कोशिश की थी। और इसी परेशानी की वजह से अपनी 2 बच्चियों को वो अपने मायके भेज चुकी थी। छोटी वाली को अपने साथ रखती थी। बेहतर यही होता छोटी वाली को भी लेकर वो मायके चली जाती, उसकी जान बच जाती। अगर पिता ने एफआईआर न कराई होती तो कुछ भी पता न चलता। कोई चोट नहीं थी बॉडी में और ये पूरा प्रकरण इत्तफाकिया मौत में दर्ज होकर दफन हो जाता। पीएम में जब पोस्टमार्टम हुआ और कायदे से हुआ तो डॉक्टर्स ने गर्दन पर वो 7 जगह जहां इंजेक्शन लगाए थे, वहां उसके जो मार्क होते हैं इंजेक्शन के, हल्का सा रेडिश, और जहां पर ये भीतर इंजेक्ट किया जाता है उसके आसपास थोड़ी सी स्वेलिंग, 7 इंजेक्शन के मार्क उसकी बॉडी पर आए थे। इसीलिए विसरा प्रिजर्व किया गया कि आखिर कौन कौन से घातक इंजेक्शन बनाकर इसे दिए गए ताकि जल्दी ही इसकी मौत हो गई। तो पहली बात तो ये कि जब भी किसी की इस तरह अननेचुरल डेथ हो तो पहले तो आगे पीछे की चीज़ों का पता ज़रूर लगा लें। कल भी मैंने आपको एक घटना बताई थी जिसमें एक सरकारी कर्मचारी ने अपने ही घर के पीछे अंगोछे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कोई समझ ही नहीं पाया कि क्यों करेगा आत्महत्या, और जब भीतर घुसकर देखा तो पता लगा कि ये डिजिटल मर्डर था, पहला था। किस तरह से उसको ब्लैकमेल करके उससे बहुत पैसा ले लिया गया और उसके जो सेक्सटॉर्शन रैकेट वाले रिकॉर्ड कर लेते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं किसी नेकेड बच्ची की फ़ोटो दिखाकर, उसकी परेशानी से उसने आत्महत्या कर ली। अगर एक फ़ोन ना आता उसके पास कि जल्दी से कह दो बात कर ले नहीं तो बुरा हो जाएगा, तो शायद वो भी उसी आत्महत्या में दफन हो जाती। और अगर पिता ने एफआईआर न की होती तो मीना भी आज दफ्तरों में, फाइलों में दबी होती, आगे बढ़ ही न पाती। पहला काम तो ये, जब भी ऐसी कोई रहस्यमयी ढंग से मृत्यु हुई हो तो पोस्टमार्टम जरूर कराया जाए। जरूर का मतलब जरूर कराया जाए। मैंने अपनी पूरे सेवा काल में ये देखा है कि लोग परिजनों का पोस्टमार्टम करने से मना करते हैं कि साहब ये तो सामान्य सी बात है, साहब इसको तो सांप ने काटा था, पोस्टमार्टम से क्या मतलब है इसका। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमने कोई एफआईआर नहीं की है, कृपा करके इसका पोस्टमार्टम न कराया जाए। मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद भी हमारे इस परिजन की जिसका पोस्टमार्टम होने जा रहा है उसकी बॉडी को खराब किया जाए। लेकिन मैं सबसे ये कहूँगा कि जब भी कभी किसी तरह इस तरह की अननेचुरल डेथ हो, अननेचुरल बात हो, या जिसके लिए परिस्थितियाँ बहुत साफ साफ कुछ न बता रही हों,
पोस्टमार्टम ज़रूर कराइए ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।